नमस्कार विद्यार्थीगण। आज का हमारा दूसरा पाठ है फूल और कांटे। इस वीडियो में हम इस कविता के ऊपर चर्चाएं करेंगे। फूल यानी पुष्प, कांटे यानी शूल। फूल और कांटे जिनके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यहाँ पर कवि के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो कि इस प्रकार है। कवि का जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। कवि की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, वैदेही यानी सीता, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि ये सभी कवि की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य यानी मुख्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं, यानी कवि। आधार यानी नींव, बेस। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में, कुल यानी वंश, खानदान, विशिष्ट कुल में जन्म लेने से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो ये रहा कवि के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो आइए अब हम अपनी कविता शुरू करने से पहले इस पाठ में हमें कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जिसे हम पहले देख लेते हैं, जैसे आकाश, चंद्रमा, टिमटिमाते हुए तारे, जल, चिड़िया, रंग बिरंगे गुलाब के फूल, सूर्य, छोटे बड़े पेड़ पौधे। यहाँ पर भी कुछ रंग बिरंगे गुलाब के फूल, उनमें कांटे, फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ भौरे मंडराते हुए फूलों की खुशबू व फूलों का रसपान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा कुछ सुंदर चित्र। अब हम अपनी कविता की तरफ आएंगे। इसके पहले आपका पहला पाठ है वाचन मेला, जिसमें वाचन का महत्व बताया गया है। तो आप उसे ज़रूर देखें और प्रतिदिन किसी भी विषय का कोई भी पाठ का वाचन ज़रूर करें। तो चलिए हम अपनी कविता फूल और कांटे का पहले वाचन करते हैं, उसके बाद कविता का शब्दार्थ व उसके भावार्थ को भी समझेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस तरह ये रही अपनी कविता। अब हम कविता के कुछ शब्दार्थ व उसके भावार्थ को भी देखेंगे। जन्म यानी जन्म, जगह यानी स्थान, पालता यानी भरण पोषण करना या पालना, रात यानी निशा, रजनी चांद यानी चंद्रमा, चांदनी यानी चंद्रमा का प्रकाश। ये रहे कुछ शब्दार्थ। बच्चों, प्रस्तुत कविता फूल और कांटा, फूल और कांटे कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रची गई है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक यानी स्वाभाविक गुणों के आधार पर की हैं। फूल और कांटे
है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बच्चों, फूल और कांटे एक ही पौधे में जन्म लेते हैं और एक ही स्थान पर, लेकिन इनके व्यावहारिक गुणों में बहुत अंतर है। इन दोनों का भरण पोषण भी एक ही अवस्था में होता है। रात में चमकने वाला चांद भी इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। इस तरह से ये रहा इसका भावार्थ। आगे बढ़ेंगे। मेघ यानी बादल, बरसता यानी बारिश होना, एक सी यानी एक समान, हवाएं यानी हवा, वायु, सदा यानी सदैव, हमेशा, ढंग यानी तरीका। तो ये रहा शब्दार्थ। अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक समान पड़ती है और हवा का सद्व्यवहार इन दोनों के प्रति एक जैसी ही है, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह से ये रहा इसका भावार्थ। आगे बढ़ेंगे। छेद कर यानी घायल कर देना, काटा यानी शूल, वसन यानी वस्त्र, कपड़े, पर यानी पंख, कतर देना यानी फाड़ देना, वेध देना यानी घायल कर देना, श्याम तन यानी सांवले रंग या काले रंग का भौरा। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। कांटे उंगलियों में चुभते हैं। ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र की भी कीमत नहीं करते हैं। किसी के भी बहुमूल्य वस्त्र की कीमत की परवाह न करते हुए उन्हें भी फाड़ देते हैं। प्यारे प्यारे मनोहर तितलियों के पंख को भी काट देते हैं एवं जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। ये काले भौरों को भी नहीं छोड़ते जो रस पान के उद्देश्य से फूल पर मंडराते हैं, पर कांटे उन्हें भी घायल कर देते हैं। तो ये रहा भावार्थ। आगे बढ़ेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल यानी पुष्प, अनूठा यानी अद्भुत, निज यानी खुद, फूल अपना खुद का जो सुगंध यानी खुशबू, निराला यानी अनोखा, कली यानी फूल का आरंभिक स्वरूप जिसमें पंखुड़ियाँ अभी पूरी तरह से खिली ना हो। तो ये रहे कुछ शब्दार्थ। अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इन सभी अवगुण के विपरीत अवस्था में मौजूद फूल का स्वभाव बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय होता है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं तथा भौरों का अपना रस पान कराते हैं। अपने आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते रहते हैं। यह आदर्श एवं सुख प्रदायक के प्रतीक सर्वगुण संपन्न हैं। तो ये रहा इस पंक्ति में फूल की विशेषता बताई गई है कि फूल किस तरह से किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं, बल्कि अपनी गोद में तितलियों को बिठाते हैं और भौरों को भी अपना अनूठा रस पिलाते हैं।
अपने अनूठे रस का पान कराते हैं। किसे? भौरों को। आगे बढ़ेंगे। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। खटकता यानी चुभना, आँख यानी नेत्र, सोहता यानी शोभा देना, कुल यानी वंश, बड़ाई यानी बड़प्पन। तो इस प्रकार ये रहा कुछ शब्दार्थ। अब हम इसके भी भावार्थ को भी देखेंगे। कांटे तो सभी के आँखों में चुभता रहता है, क्योंकि वह सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहता है। और फूल, ये तो सर्वप्रिय तथा देवताओं के शीश पर नैवेद्य पूजा के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये हमारी सद्भावना एवं निष्ठा के प्रतीक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य अच्छे या उच्च कुल में जन्मा हो, पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उनमें बड़प्पन के भाव नहीं हैं, तो सब व्यर्थ हैं। मनुष्य का महत्व एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, न कि उसके ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार इसका भावार्थ यह। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये जो कविता है फूल और कांटे समाप्त हुई। धन्यवाद बच्चों।